हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का ये क्लास 9th का वीडियो जो कि पार्ट 2 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, तो मैंने पदार्थ को ही उठाया। और पदार्थ क्या होता है उसके पहले हमने ये भी जाना था कि विज्ञान क्या है और विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने पदार्थ देखा और पदार्थ के प्रकारों को देखा। तो आज के जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मैं उसे एक एक करके डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें और इस वीडियो को कॉपी और पेन लेके ही देखें, क्योंकि जो जो पॉइंट आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने लिखा हुआ है पदार्थ, और पदार्थ को 3 वर्गों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग जानते हैं कि ये पदार्थ के प्रकार हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया ठोस, ये द्रव हो गया और ये हमारा गैस हो गया। तो अब इनके जो हम एक और बात जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं मौलिक कणों से बने होते हैं, जिसे हम लोग अणु कहते हैं, जिसे महर्षि कर्णाद ने इस बात को बताया था। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो मौलिक कण होते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है ठोसों में, द्रवों में और गैसों में। जो मौलिक कण होते हैं वो ठोस में कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मौलिक कण होते हैं ठोस में वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, मजबूत बंधों द्वारा बंधे होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ठोस होता है उनके जो कण होते हैं कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं मजबूती से। द्रव के कण ठोस के मुताबिक ये थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, इसी कारण इनमें फिसलन की गुण पाई जाती है। ये कण गतिमान होती हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वो उतने मजबूती से नहीं बंधे होते हैं जैसे कि ठोस के कण बंधे होते हैं। उसी प्रकार से अगर गैस का बात कर ले तो गैस के जो कण होते हैं वो ठोस द्रव से काफ़ी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इनके कण मुक्त अवस्था में स्वतंत्र पाई जाती है और काफ़ी अलग अलग होती है। तो एक और बात आता है कि ये जो बंधे होते हैं, ये एक दूसरे से जो कण बंधे होते हैं, किसी भी पदार्थ के कण एक दूसरे से जिस बल द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। उसी प्रकार से इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। तो आइए अब इनका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि अंतराण्विक बल क्या होता है और अंतराण्विक स्थान क्या होता है। तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, मेरे साथ साथ आप भी इस डिफिनेशन को लिखिए। तो अंतराण्विक स्थान क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं।
उसी प्रकार से अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, तो ये जो कण होते हैं वो आपस में जिस बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण जिस बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं दोनों का। तो अंतराण्विक स्थान का डिफिनेशन आपने देखा कि पदार्थों के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। और अंतराण्विक आकर्षण बल का अगर कोई हमसे डिफिनेशन पूछ दे तो पदार्थों के कणों के बीच, मान लीजिए ये दो मार्कर है, दो मार्करों के बीच जो इसमें आकर्षण बल पाया जा रहा है, खिंचाव की प्रवृत्ति पाई जा रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो ठोस के मौलिक कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी अटैच होते हैं, काफ़ी करीब होते हैं, लेकिन द्रव में ठोस के मुताबिक कम ये अटैचमेंट पाया जाता है। उसी प्रकार से गैस में ये चीज़ बिल्कुल ही कम पाई जाती है, यानी कि इनके जो कण होते हैं, मौलिक कण होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब इसके कुछ अंतरों को देख लेते हैं, कुछ इसके गुणों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या होता है। तो ठोस, द्रव और गैस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ठोस है, तो ये ठोस है तो इसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। कैसे होता है इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसी सीक्वेंस से वीडियो को देखते आए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो पहले ही डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। तो ठोस, द्रव और गैस का सिंपल मैंने कुछ अंतर दिखाया है, जैसे में ठोस के आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसे हम कहीं भी रख दे वो उसी शेप का हो जाएगा। उसी प्रकार से गैस के आकार एवं आयतन कोई भी निश्चित नहीं होते, यानी कि दोनों ही अनिश्चित होता है। अब देख लेते हैं, जो ठोस होता है उसमें कम अंतराण्विक स्थान होता है, जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से ठोस से अधिक अंतराण्विक स्थान किसमें होता है, द्रव में होता है। और जो गैस में होता है सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान गैस में होता है। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल का। तो सबसे अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में होता है। ठोस से थोड़ा कम द्रव में होता है, और गैस में जो होता है वो सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इसी कारण जो हम बोले गैस के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उन्हें बांध के रखने वाला जो बंध है वही कमज़ोर है, तो उसके कण मुक्त होंगे ही। जैसे कि हमारे परिवार में अगर गार्जियन कड़ाई ना करे तो बच्चे स्वतंत्र होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्थाओं को कैसे प्रवर्तित करता है। तो देखते हैं, आइए। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस, और हम लोग बात करने वाले हैं अवस्था परिवर्तन पे। तो ठोस को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और अगर द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब उसी गैस को अगर हम लोग ठंडा करें तो पुनः वह द्रव अवस्था में आ जाती है,
और द्रव को और ठंडा करें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग अवस्था परिवर्तन भी कहते हैं। तो देखिए, ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिघलना। और इसी द्रव को, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग चॉकलेट में ही प्रयोग करते हैं कि चॉकलेट मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो इसे हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। और इसी द्रव को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम लोग क्वथन बोलते हैं। यानी कि द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्वथन कहते हैं। बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फिगर के थ्रू बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग इसे आसानी से समझ लें। अब उसी गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे, इसे हम लोग अगर ठंडा करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग संघनन बोलते हैं। संघनन बोलते हैं। उसी द्रव को और ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठंडा करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। तो हम सारी प्रक्रियाओं पर, यानी कि जो प्रक्रिया हो रहा है उसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम इस फिगर को समझ लें एक बार फिर से। तो ठोस को गर्म करेंगे तो हम जानते हैं कि वो पिघलेगा ही, और पिघलेगा तो द्रव में बदलेगा, और उस द्रव को अगर हम लोग और गर्म करें तो वो गैस में परिवर्तित होता है, जिसे हम लोग क्वथन बोलते हैं। और उस गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी कि अधिक गर्मी होने पे जल क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होकर बादल का रूप ले लेता है, और जैसे जैसे वो बादल ठंडा होता है वो बारिश के रूप में पृथ्वी पे आता है, तो द्रव रूप में। इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं। और उसी द्रव को अगर और ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा, यानी कि ठोस का रूप धारण कर लेगा। तो इसे हम लोग अवस्था परिवर्तित कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जिन्हें गर्म करने पर, ठोस अवस्था से गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट द्रव में कन्वर्ट ना होके वो सीधे गैस में बदलेंगे, और उस गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित ना होके सीधे ठोस में परिवर्तित होगा, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा गैस रूप में परिवर्तित हो जाए, और गैस को पुनः ठंडा करने पे बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कपूर को अगर गर्म किया जाता है तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो आइए अब देख लेते हैं बारी बारी से डेफिनेशन को, ताकि आप भी इसे नोट डाउन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से देख लीजिए, ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए आइए तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन को, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गलन देख लेते हैं, मेल्टिंग क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गलन वो होता है जो कि संपूर्ण हिस्सा उसका द्रव में, यानी कि गल जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग। सिंपल सा डेफिनेशन में बता रहा हूँ, परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। एक निश्चित टेम्परेचर पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाना, वो क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। गलन देखने के बाद हम देख लेते हैं गलनांक या द्रवनांक, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
यानी कि जिस टेम्परेचर पर वह पिघलना प्रारंभ करता है। कोई वस्तु ऐसा है जो कि 100 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट करता है, कोई 90 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट करता है, तो वो टेम्परेचर यानी कि 90 डिग्री ही उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वहीं से वो पिघलना स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। आते हैं अब देख लेते हैं क्वथन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। तो बॉयल करना आप लोग सुने होंगे, एग बॉयल, ये सब कुछ चीज़ें, पानी को भी आप लोग बॉयल करते हैं। तो बॉयल क्या होता है, तो किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से यानी कि पूरे हिस्से का, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हिस्सा, संपूर्ण हिस्से से गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। पानी, मान लीजिए हम किसी पात्र में अगर पानी लिए हुए हैं तो वो पानी का संपूर्ण हिस्सा उबल जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा क्वथन कहलाता है। लेकिन क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक अलग चीज हो जाता है, क्वथन अलग चीज हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज हो जाता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर वह उबलना, यानी कि उबलना जिस टेम्परेचर पर अगर स्टार्ट कर दे वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हम लोग अगर पानी का एग्जांपल ले ले तो क्या हो जाएगा, पानी का शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद ही वो उबलना प्रारंभ करता है। तो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसका। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं डेफिनेशन। तो हिमीकरण, फ्रीजिंग, यानी कि किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, या तो हम लोग जमना भी कहते हैं, यानी कि ठोस से, माफ कीजिएगा, द्रव से ठोस में परिवर्तित होना। उसके बाद हिमांक का देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का देख लेते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उस ताप को हिमांक कहते हैं, यानी कि जब बदलना वो प्रारंभ कर देता है उसी को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आउटसाइड यानी बाहरी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो घर से बना रहा हूँ और पूरा सेटअप भी मेरे पास ऐसा नहीं है, शांत कमरा नहीं है जहाँ पे नॉइज़ ना आ पाए, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से जुड़िए और उन्हें भी आप बताइए कि मेरे चैनल के बारे में कि ऐसा है, अगर अच्छा है तो अच्छा बताइए, अगर नहीं है कोई और चैनल आप देखते हैं तो उसके बारे में बताइए। और घर पे रह के ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी पॉइंट को पढ़ाया है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे नोट डाउन किए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।